वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जो। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट। कल हमने ये देखा था डेवलपमेंट क्या होता है और उसका कंपैरिजन क्या किया जाता है, कैसे डिफरेंट कंट्रीज की नेशनल डेवलपमेंट का कंपैरिजन किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है एवरेज इनकम, हमने उसके बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने देखा था एवरेज इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। लेकिन कई बार ना हमारे 2 मार्क्स में एक प्रवर्ब जैसा एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे मे हाइड डिस्पैरिटीज। इसका सबसे पहले मीनिंग क्या है कि एवरेज जो डिफरेंट कंट्रीज का अगर हमने एवरेज निकालना होता है, अगर कंपैरिजन करना होता है, उसके लिए जो हमारा एवरेज इनकम है वो बहुत अच्छा मेजर है। बट दे मे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, लेकिन फिर भी वो डिस्पैरिटीज को हाइड करते हैं। वो क्यों हाइड करते हैं? अब देखो एवरेज क्या होता है, ये एवरेज बताते हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको एवरेज कितना पैसा मिल रहा है, वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उनमें 3 लेवल से क्या है पर्सन इन्वॉल्व होती है। एक होती है रिच क्लास, एक होती है मिडिल मैन क्लास, एक होती है पुअर क्लास। अब कई बार तो क्या होता है, रिच क्लास क्या होती है, बहुत ज्यादा रिच होती है, पुअर क्लास क्या होती है, बहुत ज्यादा पुअर होती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने सस्टेन लाइफ को कर सकती है। और उसमें क्या होता है जी, जो इनकी इनकम में डिस्पैरिटी है, मतलब जो रियल इनकम क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। जो मिडिल मैन की इनकम होगी वो क्या होगी, मीडियम वे में होगी। और जो हमारी लोअर क्लास की इनकम होगी, पुअर क्लास की, वो बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो ये जो डिस्पैरिटीज है ये क्यों छुपाते हैं, ड्यू टू देयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक तरफ क्या है हमारे पास सिटी ए है, एक तरफ क्या है हमारे पास सिटी बी है। और जो सिटी ए में जितने भी हर एक पर्सन है वहां पे, सपोज करो एक फैमिली में ए बी फैमिली का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, और बी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। जो ए फैमिली में हर एक मेंबर है वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, नियर अबाउट 30 लाख 30,000 वो 30,000 जो इनकम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। मतलब हर किसी की इनकम क्या होगी, 30,000 होगी। एवरेज भी हमने निकाला और सभी का जो स्टेटस है वो इक्वल है, स्टेटस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन उस ऑन द अदर हैंड जो बी फैमिली है उसमें जो अलग अलग मेंबर्स हैं वो क्या है, जो में कुछ मेंबर है वो क्या है, पढ़े लिखे हैं। जो तो पढ़े लिखे मेंबर हैं उनका जो लाइफ स्टेटस जो इनकम है बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन जो लोअर क्लास के हैं, जो गरीब बंदे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कौन सा काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। जो तो पर्सन लेबर का काम कर रहा है उसकी इनकम सिर्फ कितनी है हमारे पास, 5,000। इसकी कितनी है हमारे पास, 10,000। 30, 60, 90, 120, 1 2 3 4 5 150। और जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो एक अच्छी पोस्ट पे है, तो उसकी इनकम कितनी है पर मंथ, 70,000 है। 70, 80, 120। फिर इसकी भी 10,000 है, 130, और इसकी क्या है 20,000। मींस अगर हम दोनों फैमिली का कंपैरिजन निकालेंगे, कंपैरिजन में जो एवरेज इनकम का फार्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। दैट इज हमारी इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे इनकम कितनी होगी, 150,000 अपॉन 5। ये क्या होगी, एक एवरेज इनकम निकल के हमारे क्या आगे 50,000 आएगी। अगर हम बी फैमिली का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें भी हमारी जो टोटल इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 1,50,000, और मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। तो एक बार इनकम हमारे पास कितनी बन गई, 30,000। लेकिन इन दोनों फैमिलीज में क्या है, डिस्पैरिटीज है। क्यों डिस्पैरिटीज है, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी का क्या है, इक्वल है। हर लोग पढ़ा लिखा है, वो उतनी ही इनकम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो बी फैमिली में है उसमें कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है उसकी जो इनकम लेवल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी पर्सन, क्योंकि वो कौन सा काम कर रहे हैं, सिंपल लेबर वर्क कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि जब हम एवरेज के साथ कुछ भी कंपैरिजन करते हैं, ऑन द होल एवरेज में क्या आता है, एवरेज तो बिल्कुल सेम आ जाता है, लेकिन वो फिर भी क्या क्रिएट करते हैं, डिस्पैरिटीज शो हाइड करता है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस को वो क्या कर देता है, हाइड कर देता है। ये डिफरेंस किसके रिगार्डिंग अराइज होते हैं, ड्यू टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उनके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी इकोनॉमी में कितने टाइप्स के लोग हैं, 3 लेवल्स ऑफ पीपल है। एक है हमारी रिच क्लास, एक हमारी मिडिल क्लास, एक हमारी पुअर क्लास। जो मिडिल क्लास है वो तो क्या है, एवरेज इन बिटवीन है, वो तो सारी क्लास को क्या कर देता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मिडिल का मतलब क्या है, एवरेज को रिप्रेजेंटेशन करना। जो रियल पर्सन है उनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, जो पुअर पर्सन है उनकी इनकम क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इनमें जो डिस्पैरिटीज है,
जो इनमें जो गैप है कॉन्टिन्यूसली वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है रिच और पुअर में, क्योंकि आजकल प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। प्राइसेस हाई होने के कारण जो रिच पर्सन है वो और रिच बन रहा है और पुअर पर्सन और क्या बन रहा है, पुअर बन रहा है, जिनके कारण इनमें जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। और जिसके कारण जो कि हमारी इकोनॉमी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्यों होती है नजर आती है, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करते हैं वो सिर्फ किसके बेस पे कर लेते हैं, एवरेज के बेस पे करते हैं, लेकिन वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है। डिस्पैरिटीज को हाइड करने के कारण काफी प्रॉब्लम जनरेट कर होती है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, एक बैड इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इकोनॉमी का एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कंपैरिजन के लिए कौन सा होता है, एवरेज इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक फैसिलिटीज। अब पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, जो पब्लिकली मिलती हैं। पब्लिक में भी क्या आ जाती है, हमारी नॉर्मल पब्लिक भी आ जाती है, आप आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, और भी जितने भी हमारी इकोनॉमी के लोग हैं वो सारे इकोनॉमी में आ जाते हैं। वो फैसिलिटीज जो हमें किसको प्रोवाइड की जाती है, पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, और हमारी बेसिक नीड्स एटलीस्ट फुलफिल हो सके। क्योंकि अगर हमारी बेसिक ही नीड्स कंप्लीट नहीं होगी तो हम हेल्दी कहाँ से होंगे, तो पुअर पर्सन वेरी पुअर हो जाएगा, तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में डेथ रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको एक बड़ी अच्छी प्रभाव के साथ समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंटली मेजर अपने उसमें राइट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, मनी इज नॉट योर पॉकेट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास चाहे पैसा है, पैसा होने के बावजूद जो आप कुछ चीजें सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में जाके खरीद नहीं कर सकते। कौन सी चीज, जैसे कि आपकी हेल्थ होगी, हेल्थ होने के लिए आपके पास अच्छा खाना पीना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, अच्छी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इनके बिना अब इन्वायरमेंट हमारा अच्छा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हर पर्सन को हेल्दी भी होगा, वो हैप्पी भी होगा। वो अगर कोई पर्सन हैप्पी होगा वो उसकी हेल्थ पे वैसे गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, अब नेचर में एंजॉय करना, हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहाँ पे पार्क बने हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वहाँ पे जाके हम घूमते हैं, हमारी हेल्थ पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें मनी का कोई भी रोल नहीं है, वहाँ पब्लिक पार्क में जाने के लिए हम कोई भी मनी खर्चते नहीं है। और उसके बाद डेट यू में नीड टू लिव वेल, और लेकिन ये वो गुड सर्विसेज होती है जो आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करनी शुरू की है, हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की है, ताकि अब हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल सके। गवर्नमेंट ने हर इंडस्ट्री में, हर एग्रीकल्चर में कुछ काम करने के कुछ लीगल फ्रेमवर्क फिक्स किए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स किए हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को, एग्रीकल्चर एरिया को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टेक इनटू अकाउंट करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो प्रिंसिपल्स नॉर्म्स को टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट का एक रोल होता है, वो हमें कौन सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शन के डिजीजेस से हम बचे रहते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, अगर हम ऑन द होल देखें, जो हमारी इंडिया है वो क्या बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, उसमें ज़्यादा कौन से लोग पाए जाते हैं, मिडिल मैन पाए जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चे की मेडिकल फैसिलिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए ब्रिज बनाता है गवर्नमेंट, डिस्पेंसरीज बनाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिड डे मील की उन्होंने स्कीम्स प्रोवाइड की है जहाँ पे जाके बच्चे पढ़ते हैं। इन्हीं सारी सर्विसेज का हमारी हेल्थ में क्या करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी कंट्री में किसी पर्सन की इनकम तो बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो क्या बस उस फायदा। कोई कंट्री तभी डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है अगर उसमें पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर पब्लिक फैसिलिटीज को टेक इनटू अकाउंट करें, हमारे पास यहाँ पे तीन स्टेट्स का कंपैरिजन दिया गया है, हरियाणा का दिया हुआ, केरला का दिया हुआ, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हरियाणा, केरला और ये भी हरियाणा और बिहार। इन तीन कंट्रीज का हमारे पास एक डाटा दिया है। अगर हम इस डाटे को अच्छे ढंग से टेक इनटू अकाउंट करें, एज पर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कितनी देर हम जीवन जी सकते हैं, ये सबसे ज्यादा किसमें है, केरला में है। क्योंकि हमारे जो केरला है, एक तो वहाँ पे
लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वहाँ पे इनफैक्ट मोरलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है, चाहे वहाँ की पर कैपिटा इनकम कम है, इन स्पाइट ऑफ दैट वन वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी मानी जाती हैं। तो यही रीज़न है उसका जो रैंक है एज कम्पेयर टू दूसरी स्टेट क्या है, हायर है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका कंपैरिजन हमें करना जरूरी है। क्योंकि एक बात हमारे पास ये भी है, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी 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 माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर हमारी बॉडी अच्छी होगी तभी हम अच्छे ढंग से क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉन मटेरियल गुड्स, कि सिर्फ एवरेज इनकम के बेस पे मॉनेटरी टर्म्स में हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। पहले टाइम था जब क्या था, जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है उसको क्या माना जाता था, वो डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। लेकिन अब कल के सेशन में हमने देखा था कि हमारी हर एक डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के सिर्फ मटेरियल गोल्स नहीं होते, नॉन मटेरियल गोल्स भी हो सकते हैं। मटेरियल गोल्स कौन से होते हैं, जिसको हम पैसे की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या रहता है, एवरेज इनकम आ जाती है। उसके अलावा नॉन मटेरियल जो गोल्स होते हैं, जैसे कि हमारी सिक्योरिटी होगी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हम दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी दूसरे के साथ कितनी इक्वल ट्रीटमेंट होती है, हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, इन पॉइंट्स को भी क्या करना चाहिए, एक टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। हमारे पास एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दी हुई है, इस इलस्ट्रेशन में क्या है, स्टेज वाइज कंपैरिजन किया है, जिसमें एक हरियाणा है, केरला और बिहार है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किस टर्म में ली जाती है, मॉनेटरी टर्म्स में ली जाती है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें पर कैपिटा इनकम मींस एवरेज इनकम से हिसाब देखें तो सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे हमारा कौन है, हरियाणा है, नंबर 2 पे हमारा कौन सा है, केरला है, और नंबर 3 पे हमारा कौन सा है, बिहार है। लेकिन अगर हम इसके और नॉन मटेरियल गोल्स को टेक इनटू अकाउंट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है, IMR, दैट इज इन्फेंट मोरालिटी रेट। सबसे पहले इन्फेंट मोरालिटी रेट होता है, इन्फेंट का मतलब होता है बेबीज। कौन से बेबीज, जिनकी एज क्या होती है, लेस देन 1 ईयर होती है, जो 1 ईयर से क्या होती है, छोटी एज के होती हैं। वी कैन से इसमें क्या आ जाएंगे, अप टू 12 मंथ्स के बच्चे होते हैं। मोरालिटी होती है डेथ, ये मतलब वो बच्चे जिनकी डेथ 1 साल से न्यू बोर्न बेबी, जो जिनकी एज 1 ईयर से लेस है और उनकी डेथ हो जाती है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट पर 1000। इसमें 1000 के पीछे देखा जाता है कि कितने न्यूबॉर्न बेबीज हैं जो कि डेड हो जाते हैं। अगर हमें प्रॉपर वे में से डिस्क्राइब करें तो हम क्या लिखें, इट रेफर्स टू द रेट of babies born less than 12 months, less than 1 year, who goes to be died after per 1000 childs born। एक बार बोर्न होने के बाद जो बच्चे 1 ईयर के बाद मर जाते हैं, पहले पहले उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर हम इसको देखेंगे तो काउंट देखें तो ये सबसे कम किसमें है, केरला में। मतलब केरला की बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, बहुत अच्छी है। मेडिकल फैसिलिटीज क्यों अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे उनको पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छे से क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद किसका नंबर आता है, हमारा हरियाणा का। नंबर 3 पे कौन सी है, हमारी बिहार। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब पढ़ना रेट, ए एबिलिटी टू रीड एंड राइट, एक पर्सन कितना पढ़ या लिख सकता है उसको क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। इसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई जाती है, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं आती। अगर हम इसके रिगार्डिंग देखें तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किसमें है, हमारे केरला में। नंबर 2 में क्या है, हमारा हरियाणा। नंबर 3 पे हमारा बिहार। केरला में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे स्कूल कॉलेज प्रोवाइड किए हैं कि जो पुअर लोग हैं वो भी वहाँ पे जाके कर सके, पढ़ सके। और वहाँ की जो एजुकेशन है एज कम्पेयर टू हमारी स्टेट थोड़ी सी क्या बन जाती है, चीप हो जाती है। उसके बाद हमारा नेट अटेंडेंस रेशो एट द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज कौन सी होती है, जब हमारी सेकेंडरी स्टेज कौन से, 10th और 11th और 12th मीन्स 14 टू अबव। इसमें कौन से बच्चे आते हैं, हूज आर अबव 14 टू 15 इयर्स के बच्चे आते हैं। वो कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाके अपना स्कूल अटेंड करते हैं, हमारे कॉलेज जाके अटेंड करते हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है, वो भी सबसे ज्यादा किसमें है, केरला में है। नंबर 2 में है हरियाणा में, नंबर 3 है बिहार में। अब इससे हम क्या देखते हैं, अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसका जो अगर मटेरियल गोल्स को टेक इनटू अकाउंट करें तो नंबर 1 पे हमारा कौन सा है, हरियाणा है। लेकिन अगर हम नॉन मटेरियल गोल्स की बात करें, जो कि आज के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं देखी जाती, स्टैंडर्ड से भी देखी जाती है कि उस कंट्री का कितना स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हमारा किस पर डिपेंड करता है, इन फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। IMR ये किस पर डिपेंड करती है, हमारी पब्लिक फैसिलिटीज। ये दोनों एक दूसरे के इंटरलेटेड पॉइंट है। लिटरेसी रेट किस पे डिपेंड करती है, हमारी एजुकेशन सिस्टम वहाँ का कैसा है। नॉट अटेंडेंस, हम बच्चों को कितना इंकरेज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं।
इस बेस पे भी क्या करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। तो हमारे कंपैरिजन के हाउ टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, इसके हमारे पास मेनली 3 मेजर है। फर्स्ट कौन सा है हमारा एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या करते हैं, ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। लेकिन एवरेज इनकम में भी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। कौन सी लिमिटेशन है, ये क्या हाइड करते हैं, डिस्पैरिटीज, डिफरेंस ड्यू टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारा आता है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा मनी है वो सब कुछ ओवरकम नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे आते हैं नॉन मटेरियल गोल्स। नॉन मटेरियल गोल्स में क्या आते हैं, जो वो गोल्स जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद इस चैप्टर में छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हो रह जाते हैं जिनमें कई बार शॉर्ट नोट्स लिखना आ जाता है। सबसे पहले क्या है, BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारे किसके साथ रिलेटेड होता है, हमारी बॉडी की नरिशमेंट के साथ रिलेटेड है कि हम कितने हेल्दी हैं, हमारी जो बॉडी है वो हम प्रॉपर हेल्दी है कि ओवर नोरिश है, कि बहुत ज्यादा फैटी है, ओवर नोरिश का मतलब, या फिर अंडर है जहाँ हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिटोरेट है। ये इस पे डिपेंड करता है और इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है, वेट अपॉन हाइट। हाइट जो हमने लेनी है वो किस मेजर में लेनी है, मीटर स्क्वायर में लेनी है। और उसके बाद जो BMI है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अंडर नोरिश्ड, हेल्दी एंड ओवर नोरिश्ड। अगर हम ये फार्मूला लेके कैलकुलेट करने के बाद अगर हमारी अमाउंट लेस देन 18 आती है तो हम क्या बोलते हैं, वी आर अंडर नोरिश्ड पर्सन। ही इज हेल्दी के लिए हमारा रेट कौन सा होना चाहिए, 18.5 to 24.9। एंड ओवर नोरिश्ड के लिए बहुत ज्यादा जो हेल्दी है, ओवर फैटी है, उसकी क्या है 25 एंड अबव। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज किस पे डिपेंड करता है, पब्लिक फैसिलिटीज पे, हमारी हेल्थ पे, हम अपनी हेल्थ पे कितना कुछ ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या चलता है, छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज HDR। HDR is Human Development Report. This is the most important report. What is Human Development Report? अब नाम से क्लियर है, ह्यूमन की डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो किस पे बेस्ड होती है, दैट इज HDI पे, जिसमें हमें क्या लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेते हैं, हेल्थ के साथ रिलेटेड इंडेक्स लेते हैं। सिर्फ इसमें हम पर कैपिटा इनकम को भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं, जितने भी हमारे होल हेल्थ के साथ रिलेशन है, जितने भी और टॉपिक है उनको भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं, जिसमें हमारी क्या जाती है, एजुकेशन आ जाती है, लिटरेसी रेट आ जाती है, उसके बाद इसमें वो क्या आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं, वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स आती है कि वाटर किस कंट्री का अच्छा है, और इसको किस बेस पे डिवाइड किया जाता है, नेशन के बेस पे, अलग अलग कंट्री के बेस पे। इसमें जो रिपोर्ट है इसमें एक ग्रुप बनाया गया है, दैट इज UNDP। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, 189 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और उनके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया का कितना रैंक है, दैट इज 130 रैंक पे हमारी इंडिया है। अगर हम दूसरी कंट्रीज के बाद एक छोटा सा ओवरव्यू देखें तो जो श्रीलंका की कंट्री है, चाहे उसकी पर कैपिटा इनकम कम है इंडिया से, चाहे वो हमारी जो श्रीलंका है उसका जो एरिया हमारे इंडिया से कम है, लेकिन फिर भी वो जो श्रीलंका है हमारे इंडिया से बेटर कंट्री मानी जाती है ऑन द बेसिस क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, कम है। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है उसके जो और इंडिकेटर है उसको मिला के वो क्या है, हमारे इंडिया से क्या है, आगे है। और उसके बाद एक और 2 एग्जाम्पल है, एक नेपाल और एक बांग्लादेश। ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, इंडिया से कम है, लेकिन जो इनके और हमारे आर्टिकल्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जितने भी हमारे ह्यूमन इंडेक्स है उनके बेस में जो उनका रैंक है इंडिया से क्या है, ज्यादा है। मींस अगर हम किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हम कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन में सिर्फ पहले लिया जाता था पर कैपिटा इनकम, लेकिन अब इसके साथ और भी हेल्थ के जो इंडिकेटर्स है उनको टेक इनटू अकाउंट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। और जो उसके बाद हमारा आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? अब हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक होती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे अक्सर दोनों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी कौन सी टर्म है, ज्योग्राफी की टर्म। इसका मतलब क्या होता है, वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन सच वे कि दे में आल्सो बी प्रोटेक्टेड फॉर द फ्यूचर। उनको अभी खत्म नहीं करना, उनको फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए हमने क्या करना है, बचा के रखना है।
लेकिन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, वी हैव टू मेक द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री, अपनी कंट्री की क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी करनी है, प्लस जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको इस बेस से यूज करना है कि फ्यूचर के लिए भी बची रहे। लेकिन जैसे जैसे आजकल हम रिसोर्सेज का यूज किए जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, टोटली खत्म हो गए। इनमें दो एग्जांपल दी हुई है, एक तो हमारे पास अंडर वाटर ग्राउंड वाटर की डेवलप की एग्जांपल दी हुई है कि आजकल अंडर वाटर डेवलप, पहले अंडर वाटर होता कौन सा है, वो पानी जो जमीन से नीचे निकलता है। आजकल घरों में जैसे ट्यूबवेल्स लगाते हैं, वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एक हैंड पंप हो जाता है, सबमर्सिबल होता है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, नीचे से हम खींच रही हैं, लेकिन वो हम पानी को है वो नेचुरल रिसोर्स, लेकिन हम उसको इस ढंग से यूज कर रहे हैं कि 60% ऑफ द वाटर क्या हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है। अगर हम उसको ऐसे ही यूज करते रहे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बहुत ज्यादा कम बचेगा और खत्म हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल कौन सी दी हुई है, कर्ड ऑयल की। जो कर्ड ऑयल कौन सा होता है, जो कि हमारे बेल्स मिल्स में से खोद के माइनिंग करके उनमें से क्या करते हैं, निकालते हैं। हम इसको बहुत ज्यादा अच्छे से फटाफट यूज करे जा रहे हैं, एग्जॉस्ट करी जा रही है, लेकिन इनको बनने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही यूज करते रहे, फ्यूचर में जाके जनरेशन के क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मीन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मेन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि वी शुड मेक द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, qualitative development of our country, but also use the resources in such a way that they may also preserve for the future use। उनको फ्यूचर यूज के साथ हम क्या रखें, प्रिजर्व कर रखें। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।